बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, अवाम की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। इस महीने महंगाई की शरह 14.5% तक रही। बजट आने वाला है। बजट में IMF ने 11 शराइत रखी हैं। वो 11 शराइत मानी जाएंगी तो बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। IMF ने सब्सिडी देने से रोका है और हुकूमत ने कहा है कि वो सब्सिडी खत्म कर देंगे। 430 अरब के नए टैक्सेस मुतारिफ कराए जाएंगे। 15,000 अरब का टैक्स टारगेट FBR को दे दिया गया है। ये अवाम की जेबों से पैसा निकाला जाएगा। इस टाइम IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी पर 166% जो है इफेक्टिव टैक्स रेट है और ज़राअत पर ये 0.3% है। इतना ज़्यादा टैक्स रेट जो कलेक्ट किया जा रहा है अवाम से, उसके हवाले से बात करेंगे आज की हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी, अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाएगा, सब्सिडी ख़त्म कर देंगे, महंगाई की शरह में इजाफा होगा। हुकूमत जो है उस इजाफे के लिए तैयार तो बैठी है लेकिन आमदन में इजाफा नहीं होगा। अवाम कैसे ये बोझ बर्दाश्त करेंगे, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो 28वीं आईनी तरमीम है इसकी बाज़गश्त है। पीपल्स पार्टी कैसे मुकाबला करेगी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक नया महाज भी तैयार हो रहा है। नैब जो है वो पीपल्स पार्टी के केस दोबारा से खोलने लगा है। ये क्या कहानी है ये भी आपको बताएंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप चाइना का दौरा करके वापस आ गए हैं। क्या दोबारा से ईरान पर हमले की जो बाज़गश्त है वो सुनाई दे रही है। अमरीकी अखबार इस हवाले से क्या लिख रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। हमें ज्वाइन किया मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, साबिक गवर्नर सिंध हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। IMF ने 11 शराइत रखी हैं। ये 11 शराइत माननी होंगी। बजट देना होगा। 14% तक महंगाई पहुंच चुकी है। ज़ुबैर साहब आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आगे इससे मेरा ख्याल है ज्यादा ही महंगाई होगी। अभी इसमें सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि ये जंग के जो असरात हैं, जंग तो खत्म हो चुकी है लेकिन उसके असरात जो हैं तेल की सप्लाई के हवाले से, ऑयल पेट्रोल की सप्लाई के हवाले से, वो जाहिर है अभी भी $100 से ऊपर है पेट्रोल की कीमत। और जब जंग शुरू हुई थी तो उससे पहले $60-65 था। तो जाहिर सी बात है इसके असरात हमें पता है कि अभी तक वो उस तरह से प्री वॉर सिचुएशन में हम नहीं गए हैं। सो वो इट विल टेक टाइम एंड every expert says it will take for several months before oil prices can come down. So if the oil prices remain around $90 or something which is expected, तो जाहिर सी बात है महंगाई भी बढ़ेगी। और फिर एक और वजह जो महंगाई बढ़ने का होगा लाजमी सबब, वो हमारा जो बजट आएगा उस बजट में जाहिर सी बात है आप जो टैक्स का तखमीना बताया जा रहा है, इस वक्त हम तकरीबन इस साल क्लोज करेंगे 13 ट्रिलियन के अराउंड टैक्स कलेक्शन, और वो बताया जा रहा है 15.3 या 15.4 ट्रिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये 2-2.5 ट्रिलियन रुपए जब ज्यादा आपने लेने होंगे तो आप उन्हीं लोगों पर इम्पोज करेंगे टैक्सेस जो इस वक्त दे रहे हैं, और वो सेक्टर्स को फिर छूट दे दी जाएगी जो सेक्टर्स अभी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। सो जाहिर सी बात है महंगाई का तो इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशनरी बजट होगा, उसके इम्पैक्ट और ज़्यादा इन्फ्लेशन पर आएंगे। अभी राइट नाउ देखा जाए तो इन शराइत में हमने ये भी मान लिया कि हम सब्सिडी ख़त्म कर देंगे। हमने ये भी मान लिया है 430 अरब के इजाफी टैक्स बढ़ाए जाएंगे। 15 ट्रिलियन की जो आप बात कर रहे हैं टैक्स टारगेट भी रख दिया गया है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और फॉर इंस्टेंस पॉसिबल है तो फिर ज़ाहिर बात है किसने देना है? मैंने, आपने, अवाम ने देना है ये टैक्स। क्या अब पाकिस्तान की अवाम जो है वो ये बर्दाश्त कर सकती है? एक तो मेरा ख्याल है हुकूमत हो या IMF हो, उनकी इतनी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये कौन सा बजट दिया गया था मिलजुल के जिसमें हमने वो अहदाफ फिर हासिल भी किए थे। ये जो अभी साल चल रहा है, फिस्कल ईयर चल रहा है, इसमें 14.1 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया टैक्स कलेक्शन का, एंड विद इन फ्यू मंथ्स इनटू द फिस्कल ईयर रियलाइज किया गया कि 14.1 ट्रिलियन तो नहीं होगा। तो एक टारगेट को रिवाइज किया गया डाउनवर्ड्स। उस टारगेट को जो रिवाइज किया गया था डाउनवर्ड्स, एज ऑफ अप्रैल पाकिस्तान इज शॉर्ट बाय $680 बिलियन उसके अगेंस्ट, और जब तक जून खत्म होगा तो तकरीबन $800 बिलियन का। सो जब आप टैक्स का टारगेट देते हैं तो वो इतना अनरियलिस्टिक होता है, क्योंकि उसकी अनरियलिज्म की जो सबसे बड़ी वजह होती है, लेकिन दो तरीके हैं आपके टैक्स को बढ़ाने के। इसमें तो कोई शक नहीं कि टैक्स ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए और उसी से पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, ये तो इसमें तो दो राय नहीं है।
प्रॉब्लम ये है कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो स्ट्रेटजीज होती हैं किसी भी इकोनॉमिस्ट से अगर आप पूछेंगे। एक ये होता है कि आपने टैक्स बढ़ाने के लिए जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं या सेक्टर्स हैं उन पर टैक्स इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। और उस पर इंक्रीज करने का मतलब ये है कि दैट विल ड्राइव अवे द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है, वो कहते हैं कि ये तो हम इस बिजनेस मॉडल के तहत और इतने हाई टैक्स मॉडल में हम ऑपरेट ही नहीं कर सकते, जो कि पाकिस्तान की एक हकीकत है कि पाकिस्तान पूरे खत्ते में हाईएस्ट टैक्स रेट्स है। दूसरा ऑप्शन जो होता है, जो सही ऑप्शन होता है, कि पहले आप इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट दें और ऐसा बजट दें जिससे इकोनॉमी एक्सपैंड हो, और इकोनॉमी एक्सपैंड होगी तो ताकि आप बेशक आप उसका टैक्स रेट्स को कम भी करेंगे तो ओवरऑल आपकी टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी। ये बड़ी लॉजिकल बात है। हम देखते हैं शॉर्ट टर्म, आईएमएफ देखते हैं शॉर्ट टर्म कि इस क्वार्टर में अचीव करना है, इस साल में अचीव करना है, बजाय कि अगर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी को देखेंगे तो फिर आज के एक्शंस को आप कल के रिजल्ट्स में नहीं आते हुए देखेंगे, सर बल्कि आईएमएफ ओवर को अ पीरियड ऑफ वो टाइम, आपकी वाली साल बात है दो कि साल आईएमएफ को पाकिस्तान का पेन तो नहीं है, पाकिस्तान को पाकिस्तान का पेन या हुकूमत को पाकिस्तान का पेन होना चाहिए और इसलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल आप टैक्सेस की बात कर रहे थे, पेट्रोलियम लेवी पर जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 166% है। मतलब यानी पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि चूंकि लेवी जो है वो डायरेक्टली फेडरल के पास जाती है, इस वजह से बड़ा आसान है उसे टैक्स करना। लेकिन सर देयर इज लिमिट टू इट ना, मतलब यानी आप किस हद तक आगे जा सकते हैं? आबनाए हुरमस तो बंद है। अच्छा, उसमें भी अगर आप देखें कि जुल्म है कि इस वक्त जो इस साल का टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो तकरीबन 1.4 ट्रिलियन है, 1.2 ट्रिलियन आ चुके हैं। अब आईएमएफ की शर्त ये है कि पेट्रोल और डीजल पर 160 रुपए होना चाहिए पेट्रोलियम लेवी, इस वक्त 117 रुपए है फॉर एग्जाम्पल। तो अभी तो वो बढ़ाना है, फिर जो 1.4 ट्रिलियन से बढ़ा के नेक्स्ट ईयर का जो तखमीन है वो 200 तकरीबन 50 बिलियन उससे और ज्यादा ले रहे हैं। सो वो और ज्यादा बढ़ेगा। जो 166% इफेक्टिव टैक्स रेट आप बता रहे हैं, जो कि बताया गया आईएमएफ ने बताया है, तो आप सोचें कि वो कहां तक पहुंच जाएगा, एंड हु आर द पीपल हु विल सफर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। मतलब आप अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा के पेट्रोलियम लेवी देंगे, क्योंकि अगर आप एक मोटरसाइकिल वाले को, एक छोटी कार वाले को आप इतना हैवी टैक्सेशन करेंगे जिसका उसके पास ना इनकम से कोई रिलेशनशिप है और ना ही इनकम से, मतलब जो इनकम वो कमा रहा है कि जी आप इस स्लैब पे आते मुताबिकत हैं, नहीं इस स्लैब पे, रखता। उससे कोई ताल्लुक नहीं है। whoever you are you have to pay that much of tax। तो उसके पास ऑप्शन क्या बचेगा? उसकी इनकम ग्रो नहीं हो रही, रियल वेजेस नीचे गिर रही हैं। तो आप उसको मार के और किसी ना किसी तरह से टैक्स ज्यादा कलेक्ट करें ताकि जो हमारा एक्सपेंडिचर है और जो हमारे अखराजात हैं उसको हम सहारा दे सकें और उसको हम ज़ाहिर मैनेज कर सकें। अब अगर सर इस सारे मामले में एक और जो हम बात सुन रहे हैं वो ये है कि एनएफसी में जो है वो रद्दोबदल होगी, 28वीं तरमीम आएगी, नए सूबे बनेंगे, थोड़ा सा जो हमारा फेडरल जो विफाक है वो हमेशा से डेफिसिट में चला जाता है, सूबों के पास ज़्यादा फंड होता है, उसको काउंटर करने की कोशिश की जाएगी। एक तो पहले ये आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल ये लगता है कि एनएफसी पर पीपल्स पार्टी मान जाएगी और ये हो भी जाएगा? जिस तरह से 26वीं 27वीं तरमीम हुई है, 28वीं भी चले, इस तरह हो भी गई अगर, तो कितना एक आप समझते हैं इसका असर आएगा? और फिर विफाक जो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं होते और उसके पास फिर पैसे हुआ करेंगे। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए जाहिर सी बात है बहुत ही मेजर चैलेंज होगा, और ये जो 26वीं या 27वीं अमेंडमेंट्स जो हुई थी उसमें जो चीजें थी उससे बहुत ज्यादा बढ़ के ये चैलेंज है, बिकॉज इसमें पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरी जो लोग हैं वो उससे बराह रास्त अफेक्ट होंगे। आपको मैं याद दिला दूं कि एक इशू हुआ था पिछले 3 साल में जिसमें आप ये कह सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट ने बैकआउट किया था, वो कनाल्स का इशू था। और उसकी एक वजह ये थी कि जो आपकी नेशनलिस्ट पार्टी थी सिंध की, देवर अप इन आर्म्स और उन्होंने धरना शुरू कर दिया था, एंड इट फोर्स पीपल्स पार्टी टू आल्सो जॉइन दैट प्रोटेस्ट, और फिर उसकी वजह से वापस लिया गया था वो प्रपोजल। दिस इज फार मोर सेंसिटिव फॉर द पीपल ऑफ सिंध। बाकी सूबों की तो मैं बात अलग से कर दूंगा, बट सिंध के लिए क्योंकि पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ जाहिर है सिंध में है,
ان کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے اسے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرے گا. آپ سمپل سا یہ اگر میسج جائے گا کہ وفاق کی طرف سے آپ کو جو ابھی پیسے ملتے تھے اس سے کم ملیں گے بہت زیادہ, ظاہر سی بات ہے وہ تو ریئیکشن ہوگا. اور ابھی بھی وفاق سے وہ جو 58% کا معاملہ ہے, 58% تو ملتے بھی نہیں ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک ایسپیکٹ ہے کہ جی وفاق کے پاس بچتے کم ہیں, ارے تو یہ کس نے ڈٹرمن کیا, فیصلہ کیسے کر لیا کہ وفاق کے پاس ability to effectively use the money is far better than the provinces, یہ کہاں سے assume کر لیا؟ اگر میں وفاق کو دیکھوں تو وہ کوئی ایسی انہوں نے کوئی زبردست ایگزامپل تو نہیں قائم کی. یہ ریلوے سر یا یہ وائس ساری ورسا صوبوں نے بھی تو پبلک ایسی سیکٹر ایگزامپل قائم اینٹیز ہیں. نہیں کی نا. when they talk about کہ آپ کو پیسہ دے رہے ہیں, آپ سندھ میں لگائیں, کے پی میں ہم آپ کو دے رہے ہیں, کے پی میں لگائیں, پنجاب میں صرف لاہور میں لگتا ہوا نظر نہ آئے, پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی نظر آئے, تو دس از اے کوائٹ ویلڈ آرگیومنٹ. جی وہ بھی ویلڈ آرگومنٹ ہے, لیکن اس کا اوپینین میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں کٹ کرنا چاہیے اور وفاق کے پاس زیادہ چھوڑنا چاہیے, ان کا بھی ایک اس میں بھی وزن ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں بیفور دا 7th NFC ایوارڈ یا 18th امینڈمنٹ آنے سے پہلے جو سسٹم تھا وہ بھی فیل ہوا تھا, اور یہ امپلیمنٹ ہونے کے بعد بھی فیل ہوا. دونوں میں عوام تک کوئی اکنامک بینیفٹ نہیں پہنچا, بلکہ اگر ہم دیکھیں تو بتدریج عوام کی حالت جو ہے اور پاکستان کے میکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ خراب سے خراب تر ہی ہوتے چلے گئے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ادر کنٹریز ہمارے سے پیچھے جو تھیں, بنگلہ دیش کو لے لیں فار ایگزامپل, ان کا پر کیپٹا جی ڈی پی ہمارے سے بہت پیچھے تھا, اب 50% ہائر ہے. انڈیا پہلے پیچھے تھا, ہائر ہے. اور دوسری کنٹریز ویتنام, کمبوڈیا وغیرہ سب اٹھا کے دیکھ لیں. سو پاکستان اکنامک ماڈل ہیز بین اے فیلئر, اے میسو فیلئر. مطلب گروتھ ریٹ ہی اگر آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش اور انڈیا کی پچھلے 10 سال میں 6.5% تقریباً ایوریج رہی ہے, اس سے بھی تھوڑی اوپر, اور پاکستان کی 3.25% رہی ہے. تو آپ خود بتائیں کہ اکنامک ماڈل میں چینج تو ہونا ہے. اس کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے, بجائے کہ وہ یہ ہم اس پرابلم کی طرف جائیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو اتنا پیسہ روک دو اتنا. پہلے بات یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے آپ کی رول آف لا سے, آتی ہے الیکٹورل پروسیس کی فیئرنس سے, جوڈیشل پروسیس کی فیئرنس سے. آپ نے نن آف دوز تھنگس وہ امپلیمنٹ کی ہوئی, اور آپ صرف پیسے کے بٹوارے پر کہہ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس میں ایک دونوں طرف سے آرگومنٹ ہوتے ہیں, اور یہ سم ویئر ان دا مڈل جا کے یہ کوئی ایسا اچیو کرنے کی ضرورت ہوگی. وہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پر گوئنگ فارورڈ نیکسٹ 5 years ہو سکتا ہے پیپل اسٹارٹ ٹو ریئیکٹ ٹو the changes, but some kind of a change is a must. زبیر صاحب کہ فائنلی آپ سے یہ کامنٹ چاہوں گا کہ جو تحریک تحفظ آئین انہوں نے کہا ہے کہ ہم منگل کو احتجاج کریں گے, اور ان کی جانب سے مطالبہ یہ رکھا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کریں, اور رائٹ ناؤ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں نظر آتی کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے. تو یہ احتجاج علامتی احتجاج ہوگا, ویسے ہی احتجاج ہوگا جو اتنا عرصے سے ہم سنتے آئے ہیں کہ وہ آتی ہیں, کچھ لوگ نکلتے ہیں, احتجاج کر لیتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں, یا پھر واقعی دس ٹائم جو تحریک تحفظ آئین ہے دے مین اٹ, دے وانٹ سم موومنٹ, اور یہ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے؟ یہ ابھی منڈے کو ہماری میٹنگ ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کی میٹنگ ہے, تو اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی تھریڈ پیئر. ابھی 2-4 دن پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی, بٹ اس میں اتنی ڈیٹیل بھی نہیں, جب سینیٹر مشتاق نے جوائن کیا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان. ابھی منڈے کو شام کو میٹنگ رکھی ہے اچھک صاحب نے, اور اس میں تمام لیڈرشپ پی ٹی آئی کی بھی لیڈرشپ موجود ہوگی. تو اس میں یہ جو آپ کا سوال ہے اس کے حوالے سے تمام تھریڈ پہ ڈسکس کیا جائے گا, کیونکہ یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ اٹ از ناٹ این ایکسیپٹیبل سچویشن, دا پریزنٹ سچویشن, جس میں عمران خان کی مرضی کے ڈاکٹرز کو بھی آپ ایکسیس نہ دیں, اور ظاہر سی بات ہے ان کے کیسز کے حوالے سے, ان کی امپریزنمنٹ کے حوالے سے, دوسرے جو اسیران ہیں ان کے حوالے سے, پاکستان کے اوور آل اکنامک سچویشن کے حوالے سے. سو ایوری تھنگ جو اس وقت پاکستان کو چیلنجز ہیں اس کا تھریڈ پہ ڈسکشن ہوگا.
اینڈ لائے عمل پھر اس کے بعد اناؤنس کریں گے پریس کانفرنس میں. تھینک یو ویری مچ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. 1 سال کا ہوتے ہی اس کی شرارتیں اور بھی بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن اس سب میں اس کی حفاظت اور صحیح گروتھ میرے لیے سب سے زیادہ